जय हिंद दोस्तों। नागपुर डिवीजन JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 11 जनवरी 2025 को। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट 56 नंबर में चलेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ बीजी वागन इच। तो यहीं पर देखिए फ्लैट सरफेस फ्लैट टायर मैक्सिमम आप लोग का पूछ रहे हैं ऑन ट्रेड ऑफ बीजी वागन। तो यहीं पर देखिए जो फ्लैट सरफेस होता है ट्रेड में होता है, फेस में होता है व्हील का। तो ये बीजी वागन के लिए पूछा है मैक्सिमम जो आप लोग का फ्लैट टायर लिमिट परमिसिबल है। तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा 60 mm। ये अगर कोचिंग या लोकोमोटिव के लिए होता फ्लैट टायर लिमिट कोच या लोकोमोटिव के लिए तो ये हो जाता 50 mm। कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वागन, एयर ब्रेक स्टॉक वागन स्टॉक में ये कंट्रोल रड का डायमीटर पूछा है जो कि हो जाएगा 32 mm। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन में बक्सन वागन का पिस्टन स्ट्रोक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 85 ± 10 mm और ये लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता तो ये 130 ± 10 mm हो जाता। In yard brake stock, BPC becomes invalid if the rack stable in any exemption yard for more than। तो यहीं पर देखिए एयर ब्रेक स्टॉक में BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो होता है ये इनवैलिड हो जाएगा जब जो आप लोग का रैक है कोई भी एग्जामिनेशन यार्ड में 24 आवर से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये कंडीशन में BPC इनवैलिड हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। इन वागन डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन एट। वागन में डार्ट कलेक्टर को कब क्लीन किया जाएगा? इसको किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अरोच, रूटीन ओवरऑलिंग के दौरान डार्ट कलेक्टर को क्लीन कीजिए। डायमेंशन इन बक्सन वागन, ये डायमेंशन इन बक्सन वागन तो मैक्सिमम वागन का जैसे 70 + 2 - 0 mm होता है, इसी सब बक्सन वागन का भी ए डायमेंशन ये हो जाएगा 70 + 2 - 0 mm। ऑप्शन ए में है। एक BOBRN वागन है जिसका कि पिस्टन जो ए डायमेंशन अलग हो जाता है, ये 27 + 2 - 0 mm होता है। तो ये ए डायमेंशन आप लोग जो लेते हैं ये आप लोग का किस किस का बीच का डायमेंशन होता है? ये होता है कंट्रोल रड का हेड, और SAB का बैरल फेस का बीच में, SAB का बैरल फेस और कंट्रोल रड हेड का बीच में जो डिस्टेंस डायमेंशन होगा उसी को हम लोग ए डायमेंशन बोलते हैं। ब्रेक पावर ऑफ CC रैक फ्रॉम नोडल पॉइंट, ओरिजिनेटिंग पॉइंट में एग्जामिनेशन पॉइंट से या नोडल पॉइंट से क्लोज सर्किट रैक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है जो कि ये हो जाएगा 100%। अगर ये एन रूट के लिए पूछा होता तो ये हो जाता 90%। इसी हिसाब आप लोग प्रीमियम रैक के लिए और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक, इसके लिए आप लोग का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट या नोडल पॉइंट में कितना ब्रेक पावर परसेंटेज रहना चाहिए और एन रूट में कितना होगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। इसको रिपीटेडली बताया जा रहा है, इसमें आप लोग का जो रिवीजन है प्रिपरेशन और ही मजबूत होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का कोशिश कीजिए।
3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर मिडिल पाइप लीड्स टू। तो यहीं पर देखिए जो सीपीबी है रहता है आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट रहता है, इसी में आप लोग का 3 ब्रांच पाइप अटैच होता है। तो ये आप लोग का ऊपर वाला, मिडिल वाला और नीचे वाला, ये तीनों कहाँ पर आप लोग का ये जाता है, कहाँ आप लोग का फिट होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मिडिल पाइप के लिए पूछा था, कॉमन पाइप ब्रैकेट का जो मिडिल पाइप रहेगा ये ऑक्सिलरी रिजर्वर के पास जाता है, यहीं पर फिट होता है एआर के पास। इसी हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में ये आप लोग का अपर वाला जो पाइप रहेगा और बटम जो ब्रांच पाइप रहेगा ये किसके साथ कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन कहाँ जाता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे पता चलेगा आप लोग वीडियो कैसा देख रहे हैं और रेस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं, आप लोग को याद है कि नहीं। बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, तो ज़रूर इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एआर फ्लो फ्रॉम। तो जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो एआर आप लोग का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो एप्लीकेशन के दौरान आप लोग को सभी को पता है ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से होता है। तो एआर प्रेशर आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर के तरफ फ्लो होगा, ऑप्शन ए में है। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन स्लैग एडजस्टर बैरल जो रहता है ये किस किस का बीच का क्लियरेंस को एडजस्ट करता है, तो ये हो जाएगा व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो गैप रहेगा, क्लियरेंस रहेगा, इसी को ही ऐसे भी एडजस्ट करता है। साइज ऑफ एंटी रोटेशन लॉक इज 10 मिलीमीटर। जो ऑपरेटिंग हैंडल में आप लोग का एंटी रोटेशन लॉक रहेगा तो इसका साइज पूछ रहा है, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है ये क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन ए में है, देखिए 210 mm इसका लेंथ हो जाएगा, फिर 16 mm इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, और ये 16 mm थिकनेस या हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस प्लेट ऑफ आईसेप कुछ। तो यहीं पर देखिए जो बफर में आप लोग का बफर प्लंजर फेस प्लेट रहेगा तो इसका डायमीटर पूछ रहा है आईसेप कुछ के लिए, ये हो जाएगा 457 mm, 457 mm। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। तो जब ब्रेक रिलीज होगा तो ये कंडीशन में जो ब्रेक सिलेंडर में जो हवा रहेगा, एयर रहेगा, ये कहाँ जाएगा, ये वातावरण या एटमॉस्फेयर में जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल। तो धुरी का एकीकृत भाग क्या है, जो इंटीग्रेटेड पर्सन जो हो जाएगा एक्सेल का, ये हो जाएगा जर्नल हो जाएगा। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक ये ऊपर में ही डिस्कस हुआ है, 130 ± 10 mm। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन। तो ये भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, कोचिंग ट्रेन हो गुड्स ट्रेन हो, सीआर का कैपेसिटी 6 लीटर, और इसमें जो प्रेशर रहेगा ये प्रेशर कितना रहेगा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा सीआर में, और कैपेसिटी होगा 6 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा आप लोग का कोई भी रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है पूछ रहा है। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो यहीं पर देख लीजिए जो मुंबई हो गया और भुसावल हो गया, मुंबई और भुसावल ये सेंट्रल रेलवे में, ये भी सेंट्रल रेलवे में है। सेंट्रल रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है,
बेंगलोर ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। लेकिन यहीं पर जो जम्मू है ये आप लोग का कोई भी एक रेलवे जोन का डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी एक ट्विस्ट है। तो पहले देख लेते हैं। यहीं पर आप लोग का जम्मू जो पहले ये आता था फिरोजपुर डिवीजन एनआर में, नॉर्दर्न रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे में एक स्टेशन है जम्मू, जो कि फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे में है। लेकिन अभी जम्मू नॉर्दर्न रेलवे के लिए और रायगढ़ ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए ये दो नया डिवीज़न अभी लेटेस्ट में डिक्लेयर हुआ है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पहले का ये क्वेश्चन होता पुराना क्वेश्चन के हिसाब से तो यहीं पर आप लोग का ये आंसर हो जाता, ये जम्मू हो जाता सही आंसर, और बोर्ड भी या डिवीज़न ये आंसर ज़रूर लिया होगा। लेकिन ये भी अभी डिक्लेयर हो गया कि जम्मू और जो रायगढ़ है ये दोनों नया डिवीज़न के रूप में डिक्लेयर किया गया है। केमटेक इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। तो यहीं पर देखिए केमटेक कहाँ पर स्थित है, कौन सा शहर में है केमटेक, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो केमटेक का पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी तो केमटेक का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप लोग का कहाँ पर स्थित है, कहाँ कौन सा शहर में है, तो ये हो जाएगा ग्वालियर में हो जाएगा, जो कि ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। और ये रेलवे डिवीजन झांसी के अंतर्गत आता है, जो कि जो जोन हो जाएगा इसका रेलवे जोन एनसीआर हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। मराठावाड़ा कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। तो यहाँ पर देखिए मराठावाड़ा कोच फैक्ट्री कौन सा शहर में स्थित है, यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो इसका नाम है ये व्हाट्सएप का MRCF, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मराठावाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री। ये MRCF के रूप में जाना जाता है, जो कि ये लातूर में है। तो ये लातूर महाराष्ट्र स्टेट में है। और ये जो लातूर आता है ये रेलवे डिवीजन सोलापुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत है। और ये जोन ये किस में आएगा, ये आएगा सेंट्रल रेलवे में। नेक्स्ट चलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ KRCL इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी। तो यहाँ पर देखिए हेडक्वार्टर पूछा है KRCL के लिए, तो KRCL का फुल फॉर्म क्या है जानना जरूरी है। ये हो जाएगा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई, जो कि CBD बेलापुर में है। जो CBD है ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD बेलापुर नवी मुंबई में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का
हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज या रेल पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा चेनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है, JNK में है, और इसका हाइट 359 मीटर या 1178 फीट, 1178 फीट। और ये इनागुरेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था 13 अगस्त 2022 को। ये उद्घाटन इनागुरेशन हुआ था 13 अगस्त 2022 को। इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसका हाइट 359 मीटर या 1178 फीट, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। हुई स्टेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, अभी भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हुबली हो जाएगा। हुबली अभी लेटेस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये आप लोग का इसका लेंथ भी जानना जरूरी है। तो हुबली ये कर्नाटका स्टेट में है। और इसका जो लेंथ है 1.5 किलोमीटर, अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर ये है। ये आप लोग का फास्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ये सेकंड पोजीशन में है, यूपी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो लेंथ है 1.36 किलोमीटर। तीसरा में आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड कोलाम, केरला में है, केरला। और इसका लेंथ जो है 1.18 किलोमीटर। और जो पहला ये जीके में आता था, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जो कि खड़गपुर, ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। और इसका लेंथ 1.17 किलोमीटर, जो कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। द वर्ड मोडेम स्टैंड्स पर, यहाँ पर देखिए जो वर्ड मोडेम दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट। ऑप्शन ए में है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंटरनेट का कनेक्शन मॉडेम के माध्यम से होता है। मॉडेम एक डिवाइस है जिसके माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी बीट इन 1 बाइट। जैसे कि ये बीट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब जो है कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट है, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 1 बाइट में कितना बीट होता है? और ये हो जाएगा 1 बाइट में 8 बीट होता है, ऑप्शन सी में है। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि 1 KB हम लोग बोलते हैं, 1 किलोबाइट, ये होता है 1024 बाइट होता है। इसके बाद 1 MB 1 मेगाबाइट, ये कितना होगा? 1024 किलोबाइट हो जाएगा। इसके ऊपर 1 GB 1 गीगाबाइट, ये होता है 1024 MB। इसी प्रकार 1 TB 1 टेराबाइट, ये कितना हो जाएगा? 1024 GB हो जाएगा। यही सब
कंप्यूटर मेमोरी का एक एक यूनिट है, जो कि रेगुलर आज के डेट में आप लोग जो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सभी में जो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का जो यूनिट होता है, यहीं पर आप लोग का GB, TB, MB, KB इस सब में इसका यूज होता है। सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक, सरफेस प्लेट आप लोग का व्यवहार किया जाता है क्या चेक करने के लिए, तो सरफेस प्लेट का यूज हम लोग करते हैं फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इन वन रोटेशन व्हाइल ड्रिलिंग। तो जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं कोई भी मेटल में, तो ये कंडीशन में जैसे जैसे आप लोग का रोटेशन रिवोल्यूशन होगा ड्रिल, ऐसे ऐसे ड्रिल आप लोग का अंदर में काटते जाएगा, एडवांस होते जाएगा। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन था कि आप लोग का जो ड्रिल बीट है ये कितना डिस्टेंस एडवांस करेगा मेटल के अंदर एक रोटेशन में जब ड्रिलिंग करते हुए। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फीड हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। और इसका यूनिट देख लीजिए, ये भी यूनिट भी आता है एग्जाम में, फीड का यूनिट क्या है, ये हो जाएगा मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन जो होता है इसका यूनिट होता है फीड का यूनिट। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, जो एक्मे थ्रेड होता है उसका इंक्लूडेड एंगल पूछा है, जो कि 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, एक सेंटर पंच के लिए पॉइंट एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये अगर डॉट पंच के लिए होता इसका पॉइंट एंगल, डॉट पंच के लिए अगर क्वेश्चन होता और पॉइंट एंगल पूछा होता तो ये होता 60 डिग्री। Which टाइप ऑफ चीजेल यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम द वेल्ड जॉइंट, एक वेल्ड जॉइंट से एक्सेस मेटल को रिमूव करने के लिए किस प्रकार चीजेल या छेनी का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो चीजेल होगा ये हो जाएगा फ्लैट चीजेल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरेललिज्म गेज इज यूज टू चेक द पैरेललिज्म इन बिटवीन डैश एंड डैश। तो यहीं पर देखिए जो पैरेललिज्म गेज या पैरेललिज्म टूल का हम लोग यूज करेंगे पैरेललिज्म चेक करने के लिए किस किस का बीच में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल आर्म पिवट बुश और कंट्रोल आर्म हाउसिंग। ये कंट्रोल आर्म पिवट बुश और कंट्रोल आर्म हाउसिंग के बीच में हम लोग चेक करेंगे पैरेललिज्म, चेक करेंगे पैरेललिज्म गेज या टूल के माध्यम से। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट आप लोग करेंगे क्लीन कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म को क्लीन कर दीजिए। इसके बाद इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन कर दीजिए या लुब्रिकेट कीजिए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्लीन कीजिए, क्लीन द रबर जॉइंट, रबर जॉइंट को आप लोग को क्लीन कीजिए। इसके बाद प्रेस मशीन के माध्यम से रबर जॉइंट को हाउसिंग के अंदर माउंट कीजिए, माउंट रबर जॉइंट इनसाइड हाउसिंग बाय प्रेस मशीन। प्रेस मशीन के माध्यम से रबर जॉइंट को हाउसिंग के अंदर इसको फिट कीजिए, माउंट कीजिए। इसके बाद आप लोग पैरेललिज्म टूल के माध्यम से पैरेललिज्म चेक कीजिए किस किस का बीच में, कंट्रोल आर्म पिवट बुश और कंट्रोल आर्म हाउसिंग के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन अलाउड ड्यूरिंग कैलिब्रेशन ऑफ टाइप 2 टॉर्क रेंज हैविंग मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू मोर देन 10 न्यूटन मीटर।
तो यहीं पर देखिए रिलेटिव डेविएशन पूछा है, परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन पूछा है। तो ये आप लोग का जब आप लोग कैलिब्रेशन करेंगे टाइप 2 टॉर्क रेंज को, इसी दौरान परमिसिबल रिलेटिव डेविएशन कितना अलाउड है, जो कि आप लोग का टाइप 2 टॉर्क रेंज के लिए ये जिस टाइम मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू इसका जो 10 न्यूटन मीटर से ज़्यादा होगा, ये कंडीशन में रिलेटिव डेविएशन कितना अलाउड है। तो ये रिलेटिव डेविएशन जो अलाउड है ±4%। हाउ मैनी मोटर कोचेस आर देयर इन 16 कार वंदे मेट्रो। तो यहाँ पर देखिए 16 कार वाला वंदे मेट्रो रैक में कितना मोटर कोचेस रहता है। जैसे कि वंदे भारत में 50% मोटर कोच रहता है, इस हिसाब से 16 कार वंदे मेट्रो रैक में भी आप लोग का 8 कोच या 8 कार जो रहेगा ये मोटर कोच होगा। तो ऑप्शन डी में है। तो ये आप लोग का जो वंदे मेट्रो है इसका नामकरण अभी जो हुआ है, या इसका दूसरा नाम जो है नमो भारत रैपिड रेल। तो इसमें 50% या 8 कोचेस मोटर कोच रहता है नमो भारत रैपिड रेल या वंदे मेट्रो रैक, जिसका कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर 16 कोच होगा। हाउ मैनी कोचेस इन वन बेसिक यूनिट ऑफ 3 फेज मेमो। तो यहीं पर देखिए 3 फेज मेमो के लिए पूछा है। तो यहीं पर मेमो ट्रेन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेमो का, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो एमयू मेमू ट्रेन में आप लोग का जो एक बेसिक यूनिट में कितना कोचेस रहता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन में जो एक आप लोग का 3 फेज मेमो होगा, मेमो ट्रेन होगा, इसमें एक बेसिक यूनिट में कितना कोच रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कोच रहेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, एक आप लोग का 1 डीएमसी रहेगा प्लस 3 टीसी रहेगा। इसमें 4 कोच रहेगा एक बेसिक यूनिट में। ये रहेगा एक के संख्या में डीएमसी ड्राइविंग मोटर कोच, और 3 के संख्या में रहेगा ट्रेलर कोच। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग का एक बेसिक यूनिट के लिए, एक बेसिक यूनिट 3 फेज मेमू ट्रेन के लिए। इसी हिसाब अगर ईएमयू के लिए ये क्वेश्चन होता है, ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ईएमयू ट्रेन के लिए होता और इसमें एक बेसिक यूनिट में कितना कोच होना चाहिए ये क्वेश्चन होता। तो इसका सही आंसर होता एक बेसिक यूनिट में 3 कोच होता, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है किस प्रकार होता। तो ये होता 1 डीएमसी प्लस 2 टीसी होता। तो इसमें एक के संख्या में ड्राइविंग मोटर कोच रहता और 2 के संख्या में ट्रेलर कोच रहता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोच ऑटोमेटिक डबल लिप प्लग डोर आर यूज्ड। तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का कोच में ऑटोमेटिक डबल लिप प्लग डोर यूज किया जाता है। तो ये होगा आप लोग का वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन का कोच में डबल लिप प्लग डोर, ऑटोमेटिक डबल लिप प्लग डोर ये यूज किया जाता है। व्हाट इज द साइज ऑफ एमआर इन लीटर यूज फॉर एयर स्प्रिंग ऑफ एलएचबी कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एलएचबी कोच के लिए पूछा है एयर स्प्रिंग, इसका आप लोग का जो मेन रिजर्वर एयर स्प्रिंग के लिए मेन रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है, साइज इन लीटर पूछा है। तो ये कितना होता है, ये होता है 150 लीटर।
जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिच रहेगा। ये ऑप्शन डी पर चलिए। तो इसके साथ साथ आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 125 लीटर ये यूज होता है ब्रेकिंग पर्पज के लिए, और 75 लीटर ये यूज होता है टॉयलेट पर्पज के लिए। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और सिंपल अगर एआर का कैपेसिटी पूछा है, एआर कैपेसिटी अगर ये आप लोग का आईसीएफ हो या एलएचबी हो, दोनों में इसका आंसर 200 लीटर लीजिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सोलबार प्लेट यूज्ड इन अंडर फ्रेम ऑफ LWSCN कोच। तो यहीं पर देखिए, जो एलएचबी वर्सन में जो स्लीपर कोच होता है, तो इसमें आप लोग का सोलबार प्लेट का थिकनेस पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 6 mm हो जाएगा। What issue will be arise if pressure in CR of distributor valve becomes more than 5 kg per centimeter square in LHB कोच। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का LHB कोच में पूछा है कि CR आप लोग का प्रेशर इन CR ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व बिकम्स मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CR का प्रेशर जो होगा मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन में आप लोग का ये LHB ट्रेन में, LHB कोच में आप लोग का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो CR का प्रेशर होता है ये रिफरेंशियल प्रेशर होता है, रेफरेंस प्रेशर होता है, और ये हमेशा आप लोग का BP प्रेशर को ये वॉच करता है। CR रेफरेंस प्रेशर है, BP प्रेशर को वॉच करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल या रिलीज कंडीशन में क्या होता है, यहीं पर BP का प्रेशर मोर देन और इक्वल टू CR रहता है। BP का प्रेशर CR से ज़्यादा रहेगा या CR के बराबर रहेगा। ये कंडीशन में आप लोग का ब्रेक रिलीज अवस्था में रहेगा, ब्रेक रिलीज। अगर BP का प्रेशर CR से लेस हो जाएगा, BP प्रेशर लेस देन CR प्रेशर, BP का प्रेशर क्या होगा, CR प्रेशर से घट जाएगा। ये कंडीशन में जो ये CR है ये क्या करेगा, ये आप लोग का इसको जेहेतु आप लोग का ये रेफरेंस प्रेशर है, इस हिसाब से ये क्या करेगा, आप लोग का DV में आप लोग का DV का माध्यम से ये आप लोग का जो कनेक्शन करवाएगा, किसका कनेक्शन करवाएगा, ये कंडीशन में आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कंडीशन ये किसके साथ कनेक्ट कर देगा, ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देगा, और इसमें ब्रेक अप्लाइड होगा। ये थ्योरी तो आप लोग जानते हैं। जैसे ही BP प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होके ब्रेक अप्लाइड हो जाता है। अगर आप लोग का CR का प्रेशर किसी कारण BP प्रेशर से ये ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन में क्या होगा, जब आप लोग BP प्रेशर जैसे कि रिलीज करेंगे, रिलीज करते हुए BP का प्रेशर CR आते आते ये टाइम लगेगा, उसी हिसाब से ये छोड़ नहीं पाएगा ब्रेक, और ब्रेक बाइंडिंग होगा। तो जैसे रिलीज करेंगे, जेहेतु आप लोग का CR का प्रेशर आप लोग का BP प्रेशर से आप लोग का ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इसको आप लोग का जो वॉच करता है रेफरेंस प्रेशर के रूप में काम करता है, तो ये उसी हिसाब से काम कर नहीं पाएगा। और BP प्रेशर जैसे आप लोग का CR का बराबर होते होते आप लोग का टाइम लगेगा, और ये कंडीशन में ब्रेक लेट से छोड़ेगा या ब्रेक बाइंडिंग आप लोग का होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which is more commonly used सेफ्टी इक्विपमेंट इन पेंट शॉप। यहाँ पर देखिए, जो वर्कशॉप में पेंट शॉप रहता है, ये पेंट शॉप में आप लोग का एक सेफ्टी इक्विपमेंट या PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE कॉमनली साधारण रूप से सामान्यतः ये यूज किया जाता है। तो जब भी आप लोग पेंट शॉप में काम करते हैं, ज़रूर इसको आप लोग को
ये पीपीई जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको पैंट सब में कॉमनली यूज किया जाएगा। जैसे भी आपको यूज करना है ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी मास्क हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मास्क हो जाएगा, श्वसन मास्क हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। Which of the following welding process uses non-consumable electrode? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा एक ऐसा 3 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक वेल्डिंग प्रोसेस है और जिसमें कि आप लोग का जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये हो जाएगा टीग हो जाएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें जो आप लोग का इलेक्ट्रोड यूज होगा ये कंज्यूम होगा नहीं, ये आप लोग का ख़त्म होगा नहीं, या ये प्रोसेस में यूज होगा नहीं। अगर ये आप लोग का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए क्वेश्चन होता, इसमें वेल्डिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोड है ये यूज होगा, कंज्यूम होगा, तो ये होगा आप लोग का MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच कंट्री 5S वॉच इन्वेंटेड? कौन सा देश में पहले 5S का आविष्कार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। और इसमें ये आप लोग का जो 5S सिस्टम जो पहले बार के लिए जापान यूज किया था, तो इसके चलते आप लोग का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कारखाना में, कोई भी फैक्ट्री में कौन सा चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये बेसिकली देखा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में आप लोग इसको 5S सिस्टम यूज करने के बाद सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसमें भी जो 5 टर्म है इसको जानना जरूरी है, तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का पहला टर्म है शेरी है, तो इसका मतलब होता है सॉर्टिंग आउट। तो जो भी आप लोग का इसमें पार्ट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए या मशीनरी चाहिए, उसको आप लोग सॉर्ट कर लीजिए और बाकी जो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। जो रिक्वायर्ड आइटम है उसको रखिए, बाकी सब चीज़ को आप लोग हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म है साइटन, तो ये सब जापानीज टर्म है, इसका इंग्लिश में मीनिंग सेट इन ऑर्डर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या आप लोग का फैक्ट्री में जो आप लोग का MNP आइटम है, आप लोग का टूल्स है, किट है, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप लोग को रखना पड़ेगा। ये है आप लोग का सेट इन ऑर्डर, साइटन, सेइसो, इसका मीनिंग है साइन, क्लीन। तो एवरीथिंग शुड बी क्लीन। आप लोग का जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स जो भी यूज कर रहे हैं ये आप लोग का क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है सेकत्सु, इसका मीनिंग है स्टैंडर्डाइज। तो आप लोग को ऑलवेज हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। लास्ट टर्म है शित्सुके, इसका इंग्लिश में मीनिंग है सस्टेन। आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आपका फैक्ट्री में कोई भी कल्चर, एक बार बढ़िया कल्चर, अगर गुड कल्चर आप लोग एडॉप्ट किए हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द 5S टेक्निक मीन्स टू सेपरेट आउट ऑल नेसेसरी थिंग्स एंड एलिमिनेट देम? तो इसमें जो 5 टर्म है, 5 टर्म में कौन सा एक टर्म है जिसका कि मीनिंग है, जिसका कि अर्थ है टू सेपरेट
आउट ऑल अननेसेसरी थिंग्स एंड एलिमिनेट देम। जो भी अननेसेसरी आइटम है इसको हटा दीजिए, इसको सॉर्टिंग आउट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो इसका मीनिंग जापानीज टर्म में ये क्या होगा? टू सेपरेट आउट ऑल अननेसेसरी थिंग एंड एलिमिनेट देम। जो अननेसेसरी चीज़ है इसको सेपरेट कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो ऐसा जो टर्म हो जाएगा ये टर्म होगा सैरी होगा, जिसका कि मीनिंग है सॉर्टिंग आउट। ऑप्शन ए में है सॉर्टिंग आउट। नेक्स्ट चलते हैं, ISO 14001 इज रिलेटेड टू व्हिच मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहीं पर देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो आप लोग का सर्टिफिकेशन करता है, जैसे कि ISO 14001 है, ये कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EMS, पर्यावरण मैनेजमेंट के साथ ये रिलेटेड है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसके साथ साथ देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, QMS के लिए, गुणवत्ता के लिए ये हो जाएगा ISO 9001। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके लिए ISO 50001 सर्टिफिकेशन है। और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेशन है 18001। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHB कोच। एक LHB कोच में कितने संख्या में ब्रेक सिलेंडर फिट होते हैं? तो 8 के संख्या में। इसका जो डायमीटर है ये 10 इंच का, या मिलीमीटर में 255 मिलीमीटर। फिलर गेज इज यूज टू मेजर। फिलर गेज क्या मेजरमेंट करने के लिए, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है, फिलर गेज इज यूज टू मेजर क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में, दो पार्ट्स के बीच में जो क्लियरेंस है, जो गैप है, उसको मेजरमेंट करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच इज करेक्ट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी इनर एंड आउटर कॉइल स्प्रिंग इन LWACCN कोच एज पर करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ RDSO। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो RDSO है, इसके अनुसार लेटेस्ट जो इसका इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, इसके अनुसार जो LWACCN कोच, LHB कोचेस में AC3 टायर जो कोच है, इसका प्राइमरी इनर स्प्रिंग और आउटर स्प्रिंग, प्राइमरी इनर और आउटर स्प्रिंग, इसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए पूछा है। तो ये आप लोग का हो जाएगा येलो ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का दिया हुआ है LWACCN LHB वर्सन में AC3 टायर, इसमें प्राइमरी इनर और आउटर के लिए आप लोग का जो स्प्रिंग है इसका कलर क्या होना चाहिए। तो इनर के लिए और आउटर के लिए देखेंगे, ये भी प्राइमरी सस्पेंशन के लिए। तो प्राइमरी सस्पेंशन में इनर आउटर जो कॉइल स्प्रिंग का जो कलरिंग होगा, ये इनर के लिए येलो हो जाएगा और आउटर के लिए ग्रीन हो जाएगा। इसी सब LWFAC और LWACCW, मतलब LHB टाइप में फर्स्ट क्लास AC और LHB टाइप में AC2 टायर जो है, इसमें देखेंगे प्राइमरी इनर और आउटर स्प्रिंग का कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहीं पर ये हो जाएगा, इनर के लिए ग्रीन हो जाएगा और आउटर के लिए भी ग्रीन हो जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये आप लोग का पूछा था, LHB AC3 टायर के लिए प्राइमरी इनर और आउटर स्प्रिंग का कलर कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा येलो ग्रीन।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, राजभाषा का क्वेश्चन है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन व्हिच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो यहीं पर देख लीजिए, जो संघ की भाषा के बारे में संविधान का किस अध्याय में ये उल्लेख है, तो ये हो जाएगा आप लोग का अध्याय 1 चैप्टर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। और इसका चैप्टर 1 का जो भाग 17 है, पार्ट 17, इसी में ही संघ की भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120। इसी में ही संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यहीं पर देख लीजिए, संघ की राजभाषा के बारे में बोल रहे हैं, तो भारत का संविधान का किस अनुच्छेद में उल्लेख होगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में ही आप लोग का संघ की राजभाषा के बारे में ये दिया गया है। In which article of the Constitution of India is mentioned about the language of communication between one state and other state or between a state and the union? एक राज्य या दूसरे राज्य, एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच में पत्रादि जो कम्युनिकेशन होगा, पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 346 हो जाएगा। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज देयर ए स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्पोकन बाय ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। किसी राज्य की जनसंख्या की किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहीं पर देखिए, कोई भी अगर स्टेट होगा तो इसमें आप लोग का जनसंख्या जो होगा, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ये बोले जाने वाली जो भाषा होगा, इसके संबंध में विशेष जो उपबंध होगा, इसके बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है? तो ये ऐसा आर्टिकल क्या हो जाएगा? ऐसा आर्टिकल आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 347, आर्टिकल 347। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज मेंशन इन द डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यहीं पर देखिए, जो हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, तो ऐसा आर्टिकल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें बताया गया कि आप लोग का हिंदी लैंग्वेज का विकास के लिए, हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा आर्टिकल जो होगा ये हो जाएगा आर्टिकल 351। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये हो जाएगा 30 की संख्या में। 20 जो होंगे ये लोकसभा से और 10 जो होंगे ये राज्यसभा से। टोटल सदस्य मेंबर हो जाएंगे 30 की संख्या में, 30 की संख्या में। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? ऊपर ही बताया गया है। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, टोटल 30 की संख्या में मेंबर रहते हैं।
इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर द लैंग्वेज मेंशन्ड। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो भाषाओं के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल है, ये आप लोग का जो अनुसूची है संविधान का, जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है जिसमें कि भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, जिसमें कि अभी टोटल 22 लैंग्वेज है, जो कि शुरुआती में इनिशियली इसमें 14 लैंग्वेज था, अभी टोटल 22 भाषा है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स अंडर व्हिच क्लासिफाइड रीजन ऑफ द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो ये हो जाएगा ए रीजन को क्षेत्र में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो नागपुर डिवीजन का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो टोटल क्वेश्चन कवर हो गया है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। तो फिर मिलेंगे आप लोग के साथ एक नया डिवीजन का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आप लोग को बताया दिया जाएगा। तो मिलेंगे फिर और वीडियो में, तब तक के लिए जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और कम्युनिटी पेज में जाकर डेली आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।